अबे अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी है। आपको मैंने बताया होगा कि लंदन में सितंबर 1599 ईस्वी में लंदन में व्यापारियों की एक सभा आयोजित हुई थी और उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे लंदन इंग्लैंड के जाने माने व्यापारी जिनका नाम था लॉर्ड मेयर। वो उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे और उन्हीं की अध्यक्षता में सबने मिलकर एक कंपनी गठित की थी। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में इन सभी इंग्लैंड के व्यापारियों ने वहां लंदन में एक कंपनी गठित की जिसका नाम मैंने बताया होगा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस कंपनी का नाम, और यही आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाएगी। इसमें कुल 217 साझेदार थे, 217 व्यापारियों का इसमें पूंजी लगा हुआ था, पैसा लगा हुआ था। इसके अलावा मैंने बताया होगा कि इसके जो पहले गवर्नर थे, जो पहले प्रमुख थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो थे टॉमस स्मिथ। टॉमस स्मिथ जैसे योग्य व्यक्ति को पहला गवर्नर बनाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1599 में। कंपनी स्थापित हो गई, व्यापारियों ने पैसा लगा के कंपनी स्थापित कर लिया, और ये कंपनी का काम था पूर्वी देशों के साथ जाके व्यापार करना, क्योंकि पुर्तगाली और डच पहुंच चुके थे। अभी अंग्रेजों की बारी थी। याद है आप लोग को, पुर्तगाली और डच भारत में आ चुके हैं और वो अपनी फैक्ट्रीज, व्यापारिक कोठियां स्थापित कर चुके हैं। पुर्तगीज और डच लोग, नीदरलैंड वाले, समझ रहे। तो अब ये भी उस कंपटीशन में आना चाहते हैं। तो ऐसे में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया कि आप जाइए और व्यापार कीजिए और कोई इंग्लिश कंपनी नहीं जाएगी, आप पहले अपने आप को स्थापित करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से निकल गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में कंपनी का आगमन। किसका? कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, हेडिंग डालिए, भारत में कंपनी का आगमन। भारत में कंपनी का आगमन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आगमन, भारत में कंपनी का आगमन। देखिए बेटा, तो कंपनी का ही एक कर्मचारी था जिसका नाम था सर विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? सर विलियम हॉकिंस। तो सर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में, सर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में, हॉकिंस, और ये बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था, कहा जाता था ये अरबी भाषा और फारसी भाषा का जानकार था। इसको पता था कि मुगल दरबार में फारसी भाषा या अरबी भाषा ही बोली जाती है। हालांकि इस समय जहांगीर, जिस समय 1608 ईस्वी में, बता रहा हूं मैं, 1608 ईस्वी में आएगा, और इस समय मुगल सम्राट है जहांगीर, और मुगलों की भाषा, दरबारी भाषा जो है वो फारसी भाषा है। तो फारसी का अच्छा जानकार था, आएगा फारसी में बतियाएगा मुगलों से और कुछ रियायतें लेगा अपने लिए, क्योंकि पहले से फ्रांसीसी और पुर्तगाली और डच है, तो इसके लिए अंग्रेजों के लिए मुश्किल होगा ये, क्योंकि पहले से ही कंपटीटर मौजूद है। ठीक है, तो सर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में है ना, कंपनी के व्यापारियों का एक दल, कंपनी के व्यापारियों का दल, व्यापारियों का दल, एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको। कंपनी के व्यापारियों का दल 1608 ईस्वी में बेटा, 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा, सूरत पहुंचा, और यही आगमन है कंपनी का भारत में, सूरत पहुंचा। तो अंग्रेज आ गए हैं भाई साहब, 1608 ईस्वी में कंपनी आ चुकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आ चुके हैं। ये देखिए, ये सूरत है आपका, ये ताप्ती नदी के मुहाने पर यहां बेटा सूरत बंदरगाह है, यहीं पर उतरे थे ये लोग। ये सूरत है, यही है सूरत, और ये ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित एक बंदरगाह है, और यहीं से बाबू, यहीं ऊपर आगरा है जो मुगलों की राजधानी है, जहांगीर की राजधानी है। इस समय जहांगीर 1608 ईस्वी में जहांगीर शासक है, मुगल सम्राट है। तो ये लोग सूरत बंदरगाह पर उतरे 1608 ईस्वी में कंपनी। तो आपसे पूछा जाएगा भारत में कंपनी का आगमन कब हुआ? भारत में कंपनी का आगमन कब हुआ, या ऐसे फिर से लिख सकते हैं, है ना, एक लाइन कि भारत में कंपनी का आगमन, भारत में कंपनी का आगमन, भारत में कंपनी का आगमन। आपसे पूछा जाएगा कंपनी मिलकर बनती थी इसके कर्मचारियों से, इसके लोगों से, तो ये लोग आएंगे मतलब कंपनी आ गई। कंपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी वहां की, वो चल कर आएगी यहां, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो कंपनी का आगमन। अब पहला प्रश्न बेटा, कब हुआ? कब हुआ? तो कब हुआ बताइए बेटा।
ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई भारत में? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में, ये याद रखेंगे आप लोग, 1608 ईस्वी में ये लोग सूरत बंदरगाह पर उतरे। ठीक है, किसके नेतृत्व में? नेतृत्व कौन कर रहा था? किसके नेतृत्व में आई? तो सर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में आई। सर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में, विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी के लोग भारत के सूरत बंदरगाह पर उतरे। अच्छा, जहाज कौन सा इस्तेमाल हुआ था? तो जहाज, अच्छा, लूसेंट जैसी पुस्तकों में आप देखेंगे तो रेड ड्रैगन नाम मिलेगा जहाज का, और आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो उसमें हेक्टर नामक का जहाज मिलेगा, तो आप हेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैं उसको भी बता दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। तो जहाज हेक्टर जहाज से ये उतरा था। हेक्टर जहाज से सूरत बंदरगाह पहुंचे थे ये लोग। सूरत बंदरगाह 1608 ईस्वी में, और कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में हो चुका था। अनुमति 1600 ईस्वी में मिल चुकी थी। ठीक है, लेकिन ये लोग आ रहे हैं 1608 ईस्वी में। हेक्टर जहाज से सूरत बंदरगाह पर उतरे ये लोग, बंदरगाह उतरे, सूरत बंदरगाह उतरे। और सूरत में आते ही ये लोग देखते हैं पहले से ही पुर्तगालियों का जलवा कायम है सूरत में, पुर्तगाली व्यापारियों से भरा पड़ा है सूरत। तो ऐसे में सर विलियम हॉकिंस को, अच्छा, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है और शासक बनते हैं इंग्लैंड के जेम्स प्रथम। कौन बनते हैं? एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद उन्हीं के उत्तराधिकारी जेम्स प्रथम 1603 ईस्वी में शासक बनते हैं। तो 1608 ईस्वी में इंग्लैंड का शासक कौन होगा? जेम्स प्रथम। समझा पा रहा हूं मैं आप लोग को? ठीक है, आइए देखें। तो सर विलियम हॉकिंस अकबर के नाम का एक पत्र लेके आया था, कि अकबर के नाम का एक पत्र लेके आया था जो जेम्स प्रथम ने उसको दिया था। सर विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल दरबार में गया, लेकिन मुगल दरबार में शासक बदल चुके हैं। आपको पता है अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अभी शासक उसका पुत्र सलीम बन चुका है, जहांगीर शासक बन चुका है, लेकिन वो पत्र में अकबर को संबोधित किया था जेम्स प्रथम ने, और अकबर को संबोधित करके जेम्स प्रथम ने अकबर से अपने व्यापारियों के लिए, अपनी कंपनी के लिए भारतीय व्यापार में विशेषाधिकार की मांग की थी कि कुछ हमारे लिए कीजिए, हमें अनुमति दीजिए फैक्ट्रीज स्थापित करने की, व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की हमें अनुमति दीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट किया हुआ था अकबर से। लेकिन अभी मुगल बादशाह जहांगीर है तो वो भी अनसुना नहीं करेगा, सुनेगा, है ना, जाहिर सी बात है, उसके पिता के नाम का खत है तो उसका जिम्मेदारी है। समझ पा रहे? ठीक है, तो मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? तो ठीक है, 1608 ईस्वी की ही बात है, ये सब 1608 ईस्वी में ही हो रहा है। 1608 ईस्वी में ही सर विलियम हॉकिंस, ये फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था बेटा। सर विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट सर विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के सम्राट, सम्राट का नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल शासक, और इस समय 1608 ईस्वी में मुगल शासक है जहांगीर, पत्र लेकर मुगल शासक जहांगीर के पास पहुंचा। जहांगीर के पास पहुंचा बेटा, मुगल शासक जहांगीर के पास पहुंच गया भाई साहब। पहले ये सूरत बंदरगाह पे ये लोग उतरे थे, आप देखें सूरत बंदरगाह से हो गए यही आगरा निकल गया, ये आगरा में जहांगीर था, तो यहां सूरत से कहां निकल गई है? आगरा। और पत्र इनके पास था जेम्स प्रथम का। तो जहांगीर ने बड़े ध्यान से पत्र पढ़ा, बोला अच्छा देखते हैं, समझ पा रहे हैं? ठीक है, जहांगीर का क्या रिएक्शन था? तो जहांगीर ने क्या इस पर प्रतिक्रिया दी, आइए देखते हैं। गुस्सा हो गया जहांगीर, आग बबूला हो गया, क्या हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहांगीर ने बहुत सम्मान दिया सर विलियम हॉकिंस को, और सर विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने 2 उपाधियां दी, इंग्लिश खां और फिरंगी खां। इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि दी सर विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने 1608 ईस्वी में। जहांगीर ने
जहांगीर ने हॉकिंस को दो उपाधियां दी, दो उपाधि प्रदान किया बेटा, उपाधि दी। हाँ, क्योंकि ये बड़ा प्रभावित हुआ कि एक फिरंगी जो है वो फारसी भाषा बोल रहा है, तो ऐसे में प्रभावित हुआ बहुत ज्यादा और इसको बोला, अरे तुम विलियम हॉकिंस नहीं, तुम तो इंग्लिश खा हो। क्या हो तुम इंग्लिश खा हो, तुम फिरंगी खा हो, तुम विलियम हॉकिंस नहीं हो, तुम इतना अच्छा फारसी बोलते हो तो तुम क्या हो, फिरंगी खा। तो जहांगीर ने हॉकिंस को दो उपाधि दी, एक बेटा फिरंगी खा की उपाधि, एक फिरंगी खा की उपाधि, फिरंगी खां की उपाधि, इसके अलावा एक और इंग्लिश खां की उपाधि, इंग्लिश खां की उपाधि। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसके अलावा जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया, मनसब मतलब ओहदा, और इस ओहदे के कारण उसको वेतन भी मिलेगा। समझ पा रहे? तो 400 का मनसबदार बना दिया। मनसबदारी व्यवस्था मैंने पढ़ाया होगा, अकबर के समय पढ़ाया है, तो वो मनसब था। अरे मनसबदारी व्यवस्था बताया ना आपको, देख लीजिए जाके, अभी मनसबदारी व्यवस्था थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो जहांगीर ने हॉकिंस को, ये सब जहांगीर कर रहा है, हॉकिंस को मतलब वेतन भी दिया इसने। ये लगभग 3 साल रहा भी था जहांगीर के दरबार में, विलियम हॉकिंस। हॉकिंस को, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया, 400 मनसब प्रदान किया, ओहदा दिया, 400 का मनसबदार बना दिया, 400 मनसब प्रदान किया, ठीक है। उसके बाद देखें, इसके अलावा हाँ, जहांगीर ने इसके वाकपटुता और इसके विनम्रता से प्रभावित होकर सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति भी दे दी कि जाइए सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित कीजिए। समझ पा रहे? ठीक है। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी जहांगीर ने, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी, स्थापित करने की अनुमति दी जहांगीर ने। करने बात ना करे बेटा पीछे, अनुमति दी, ठीक है। तो अनुमति मिल गई भाई साहब। तो जहांगीर ने पूरी तरह सहृदयता दिखाई, उपाधि दिया, 400 का मनसब भी दिया और सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति भी दे दी कि जाइए फैक्ट्री स्थापित कीजिए। लेकिन यह बात पुर्तगालियों को भी पता था कि जहांगीर के दरबार में सर विलियम हॉकिंस गया है और ये कुछ लेके आएगा, अनुमति लेके आएगा। ये लोग आए इधर, अंग्रेज लोग सूरत में फैक्ट्री स्थापित करवाने आए। तो पहले से पुर्तगाली काफी टाइम से थे सूरत में, तो सूरत के व्यापारियों के साथ उनका अच्छा संबंध था, उनकी पकड़ थी सूरत के व्यापारियों में। तो पुर्तगालियों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सूरत के व्यापारियों से विद्रोह करवा दिया कि नहीं नहीं, अंग्रेजों का नहीं चलेगा यहाँ। तो मतलब भारतीय व्यापारी ही खुद विद्रोह करने लगे कि नहीं, अंग्रेज यहाँ व्यापारिक कोठियां स्थापित नहीं कर सकते, हम उन्हें माल बेचेंगे ही नहीं। समझ पा रहे? तो ऐसे में पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण, क्योंकि पुर्तगालियों ने ही भारतीय सौदागरों को व्यापारियों को उकसाया था, तो ये पुर्तगालियों का षड्यंत्र था। पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण जहांगीर ने ये फैक्ट्री की जो स्थापित करने की अनुमति दी थी उसको वापस ले लिया, उसको समाप्त कर दिया कि नहीं, फैक्ट्री नहीं स्थापित कर सकते। समझ रहे बेटा? षड्यंत्र के कारण। किसके कारण? और इसके पीछे तो पुर्तगाली। तो एक लाइन लिख लीजिएगा इसी के नीचे, ये जो अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी, इसी के नीचे लिख सकते हैं आप कि हाँ, कि पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण जहांगीर ने यह अनुमति वापस ले ली। ये नहीं जानते थे कि कौन किसी को रोक चुका है, सयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिजड़ा एक न एक दिन पंछी को उड़ जाना है। समझ पा रहे हैं? तो जो उड़ना है वो तो उड़ी जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप कितना षड्यंत्र करोगे। तो पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण जहांगीर ने यह अनुमति वापस ले ली बेटा, यह अनुमति वापस ले ली।
पुर्तगालियों ने ये अनुमति वापस ले ली बेटा, सॉरी जहांगीर ने ये अनुमति वापस ले ली, क्योंकि पुर्तगाली षड्यंत्र कर रहे। बस ये बड़ा शब्द है, षड्यंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द होता है, इसके अंदर बहुत किसी भी तरीके से षड्यंत्र हो सकता है। हालांकि मैंने बताया आपको कि पुर्तगालियों ने सूरत के सौदागरों को भड़का दिया और वो विद्रोह कर दिए, उन्होंने मना कर दिया और जहांगीर से मांग किया कि अंग्रेजों को अलाउ ना करे, तो जहांगीर ने अपने लोगों का सुना और मना कर दिया। जहांगीर ने यह अनुमति वापस ले लिया, मतलब अब सूरत में स्थापित नहीं कर सकते ये लोग व्यापारिक कोठी। ये भी बाबू 1611 ईस्वी में चला आया और उसके बाद ये जहां जहां प्रयास कर रहे थे सूरत में, पुर्तगाली वहां टांग लगा रहे थे, ये गिर जा रहे थे। पुर्तगाली पहले से थे भाई साहब, उनका भारतीयों के साथ अच्छा पकड़ भी था, तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इनको। अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। एक छोटा सा युद्ध होगा, स्वाली का युद्ध। कौन सा युद्ध? स्वाली का युद्ध। छोटा सा युद्ध है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। स्वाली का युद्ध पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पढ़ेंगे ना, बस एक लाइन लिखेंगे इसी में। स्वाली का युद्ध कहां हुआ था, कब हुआ था बस, और इसमें क्या हुआ था। स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध, तो बेटा ये स्वाली का युद्ध हुआ था 1611 ईस्वी में। स्वाली का युद्ध हुआ था 1611 ईस्वी में, ठीक है। उसी दौरान अभी तक सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित नहीं हुई है, अब पुर्तगालियों ने नहीं होने दिया, तो ऐसे में टकराव तो अवश्यंभावी था। अब टकराव होगा, सूरत में चाह रहे ये लोग अपना पैठ बनाना, पुर्तगाली बनाने नहीं दे रहे, तो टकराव होगा और एक छोटा सा युद्ध होगा, स्वाली का युद्ध। तो स्वाली सूरत के निकट, सूरत बंदरगाह है समुद्र के किनारे, और स्वाली जो है वो भी गुजरात में ही सूरत के निकट एक समुद्री क्षेत्र है। तो स्वाली नामक स्थान पर सूरत के निकट अंग्रेजी कैप्टन थे, जिनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन थे। अंग्रेजी कैप्टन का नाम था कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन मिडल्टन ने बाबू एक बड़े पुर्तगाली नौसैनिक बेड़े को पराजित किया अकेले। मेरी बात समझ रहे? इनकी संख्या कम थी, फिर भी इन्होंने एक बड़े नौसैनिक बेड़े को पराजित किया पुर्तगालियों के सूरत के निकट स्वाली में। और इस बात से जहांगीर बड़ा प्रभावित होता है और उसने कहा ठीक है, पुर्तगालियों के दबाव में क्यों पड़े, हम अंग्रेजों को देते हैं अनुमति। इस बात से प्रभावित होकर जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। और 1613 ईस्वी में, कितने साल बाद, 1611 में ये हो रहा है, इसके 2 साल बाद 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित की 1613 ईस्वी में। याद रहेगा बेटा, लिखा जाए तो इसमें एक लाइन बस लिख लेंगे, ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या है कि अंग्रेजी कैप्टन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन, अंग्रेजी कैप्टन मिडल्टन ने, सैनिक अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, कैप्टन मिडल्टन ने सूरत के निकट स्वाली में, ठीक है, स्वाली में पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया। पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया बेटा कैप्टन मिडल्टन ने। पुर्तगाली नौसेना को समुद्र में पराजित किया, नौसेना को पराजित किया। इस बात से जहांगीर को अंग्रेजों की ताकत का अंदाजा लग गया, पराजित किया, और इससे जहांगीर बड़ा प्रभावित हुआ। लिख लीजिएगा इसी के नीचे कि युद्ध मतलब निर्णायक युद्ध नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ बड़ा प्रभावी युद्ध था, छोटा युद्ध था लेकिन बड़ा ही प्रभावी युद्ध था, ठीक है। इस युद्ध से जहांगीर बड़ा प्रभावित हुआ। इस युद्ध के बाद जहांगीर, इस युद्ध के बाद बेटा जहांगीर अंग्रेजों से बड़ा प्रभावित हुआ। अंग्रेजों से प्रभावित हुआ क्योंकि अंग्रेज जीत चुके थे इस युद्ध में, पुर्तगालियों को हरा दिया था इन्होंने, जिनका माना जाता था पुर्तगालियों क्योंकि समुद्र में उनकी बड़ी तगड़ी पैठ है, उनको समुद्र में ही हराया। इस युद्ध के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ। जहांगीर बेटा अंग्रेजों से प्रभावित हुआ, वह जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। मेरी बात सुन, जो अनुमति वापस ले लिया था वो फिर से दिया उसने।
तो इस युद्ध के बाद जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ, वह सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दी। फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी बेटा। आइए अब देखते हैं अब क्या होता है। अनुमति मिल गई है, अनुमति मिल गई है बेटा, तो अंग्रेज अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। इन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में। और आपको बता दूं मैं, ये भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री नहीं है, इससे पहले एक फैक्ट्री स्थापित हो चुकी है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने, याद रखेंगे आप, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की बेटा, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री स्थापित की। गड़बड़ हो गया, लिख लिया क्या आप लोगों ने? ठीक है, ये पहली मत लिखिएगा, समझ रहे हैं ना। सूरत में अपनी दूसरी लिख सकते हैं आप, अपनी दूसरी लिखेंगे आप लोग, दूसरी लिख लीजिएगा। अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो पहली फैक्ट्री कहां थी वही देखेंगे, स्थापित की। फैक्ट्री का मतलब आप लोग जानते हैं, फैक्ट्री मतलब एक किलेबंद क्षेत्र जहां ये लोग चीजों को अपने गोदाम के रूप में उपयोग करते थे, कार्यालय के रूप में उपयोग करते थे, भारत से उत्पाद खरीद के वहीं लाकर जमा करते थे। और ये सामान्यतः समुद्र के किनारे हुआ करते थे और वहीं से फिर समुद्र के मार्ग से जहाजों में लाद कर ये सामान इंग्लैंड में ले जाते थे, यूरोप में बेचते थे। समझ पा रहे? तो ये इनकी फैक्ट्री थी या व्यापारिक कोठी थी। तो अंग्रेजों ने सूरत में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की। असल में हुआ क्या था, जब अंग्रेज आए तो थे सूरत बंदरगाह पर ही, आए तो थे सूरत बंदरगाह पर ही। और इसके बाद ये अंग्रेज कई शाखाओं में बट गए बेटा। एक सर विलियम हॉकिंस चला गया मुगल दरबार में, है ना, 1608 ईस्वी में, और बाकी लोग इधर उधर क्षेत्रों में बढ़ गया। इधर से एक शाखा, है ना, अंग्रेजों की कर्मचारियों की एक शाखा पहुंच गई आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। और इन्होंने यहां 1611 ईस्वी में ही मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री स्थापित कर दिया था। तो अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1611 में स्थापित हुई थी, पूर्वी तट पर यहां स्थापित हो चुका है। लेकिन इसका उतना महत्व नहीं है, सूरत का ज्यादा महत्व था, यहां कहानियां भी है, इसलिए मैंने बताया यहां सब लिखेंगे हम लोग। तो पढ़ा जाए आगे। तो ये पश्चिमी तट की कहानी है, कैसे पश्चिमी तट पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और किसी तरह अंग्रेज स्थापित होना प्रारंभ हुए पश्चिमी तट पर। कौन से तट पर? सूरत पश्चिमी तट का बंदरगाह है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो देखें एक बार रिवाइज करा दूं, एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। तो स्वाली का युद्ध 1611 ईस्वी में हुआ था। कैप्टन मिडल्टन अंग्रेजी सेनापति ने पुर्तगालियों की नौसेना को बुरी तरह पराजित किया। इस बात से जहांगीर बड़ा ही प्रभावित हुआ। उसने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी और अंग्रेजों ने भी 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी। सॉरी, दूसरी, पश्चिमी तट पर पहली, पश्चिमी तट पर ये क्या थी? पहली, याद रहेगा, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं हम लोग पूर्वी तट पर अंग्रेज। हेडिंग डालिए, पूर्वी तट पर अंग्रेज बेटा। आइए पूर्वी तट पर अंग्रेज पढ़ने जा रहे हैं। आइए पूर्वी तट पर हम अंग्रेज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ये है पूर्वी तट, ये है पूर्वी तट, इधर वाला बंगाल की खाड़ी के बगल में ये पूर्वी तट है। और यहां पूर्वी तट में उस समय दो राज्य थे, स्वतंत्र अर्ध स्वतंत्र राज्य थे असल में। एक राज्य था यही बेटा गोलकुंडा राज्य, आज के आंध्र प्रदेश में, आज का आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, ये है गोलकुंडा राज्य। ये है बेटा गोलकुंडा राज्य, ये है गोलकुंडा राज्य। बात ना करें बेटा, गोलकुंडा राज्य। और ये आज के हिसाब से अगर इसकी तुलना एकदम एग्जैक्ट नहीं है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा एक राज्य और था बेटा, है ना, यहाँ के शासकों का नाम नहीं मिलता, राज्य का नाम मिलता है, ठीक है, चंद्रगिरी। ये एक राज्य था, चंद्रगिरी राज्य, ये थी चंद्रगिरी राज्य।
और ये बेटा आज के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में थी। तो ये आंध्र प्रदेश में एक राज्य गोलकुंडा राज्य और यहाँ एक राज्य चंद्रगिरी राज्य। हालांकि ये अर्ध स्वतंत्र है, समझ रहे हैं। ये अभी दक्षिण भारत में औरंगजेब जीतेगा। औरंगजेब, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, यही तो आएंगे। तो औरंगजेब दक्षिण भारत में अभियान करेगा, इन क्षेत्रों को जीतेगा, है ना। 1585 में वो 1587 में गोलकुंडा को जीत लेगा। ठीक है, तो बताऊंगा उसके बारे में, आपको मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, गोलकुंडा राज्य का एक शहर था मसूलीपट्टनम, आज आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आज ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम बेटा गोलकुंडा राज्य का एक शहर था आंध्र प्रदेश में, बंदरगाह नगर था। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगिरी राज्य में एक क्षेत्र था मद्रास। मद्रास समझ पा रहे? तो अभी मद्रास को रहने दीजिए, मसूलीपट्टनम को देखते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए, कई शाखाओं में बट गए। तो एक शाखा इधर पूर्वी तट पर पहुंची थी और उसने 1611 में ही, असल में गोलकुंडा राज्य के जो अधिकारी थे वो बड़े ही भ्रष्टाचारी थे। वो पैसे देकर उनसे कोई भी काम आप करवा सकते हैं। अंग्रेज आए, उनको पैसा दिया और पैसा देकर फिर यहाँ एक फैक्ट्री स्थापित कर ली 1611 ईस्वी में। और यहाँ डच भी थे। 1605 ईस्वी में डचों ने भी यहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी, मैंने बताया होगा आपको। ठीक है, और यही स्थापित कर लिया अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में। कौन से साल में? 1611 ईस्वी में यहां, हाँ 1611 क्या हुआ? ठीक है, 1611 ईस्वी में यहां अंग्रेजों ने, यहां मतलब मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित कर दी अंग्रेजों ने, मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में ही डचों ने भी अपनी पहली व्यापारी कोठी या फैक्ट्री स्थापित की थी और अंग्रेजों ने भी मसूलीपट्टनम में ही अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित की थी। आपसे पूछा जाए पूर्वी तट पर अंग्रेजों की पहली व्यापारी कोठी कौन सी थी, तो मसूलीपट्टनम, है ना, यही थी भाई। पूरे भारत में पहली थी तो पूर्वी तट पर तो होगी। पश्चिमी तट पर पहली थी सूरत, 1613 ईस्वी। ठीक है, 1611 और वो था 13। अब देखें, मैंने अभी बताया ये इन क्षेत्रों में यूरोपियों का अभी आवागमन बढ़ रहा है। ये गोलकुंडा का सुल्तान, गोलकुंडा का शासक भी, ये चीज उसका नाम नहीं मिलता, कहीं कहीं भी नहीं मिलता। मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास भी किया कि इस दौरान कौन शासक था। फिर फिलहाल आप जान लें, गोलकुंडा के सुल्तान को इस बात का आभास हो गया कि ये बहुत अच्छा अवसर है पैसा कमाने का, धन पैदा करने का, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय आ रहे हैं और इसका डिमांड बढ़ रहा है। हमारे क्षेत्र जो तटवर्ती क्षेत्र है, हमारा तटवर्ती राज्य है, इसका डिमांड बढ़ रहा है। तो ऐसे में गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में, कब बेटा? 1632 ईस्वी के कुछ सालों बाद 1632 ईस्वी में एक सुनहला फरमान जारी किया। सुनहला फरमान यह था कि कोई भी यूरोपीय शक्ति या कोई भी व्यक्ति 500 पैगोडा, पैगोडा मतलब 500 सोने के सिक्के, 500 पैगोडा वार्षिक रूप से देकर हमें हमारे जितने भी गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह हैं उन पर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है, फैक्ट्रियां स्थापित कर सकता है। कितना वार्षिक देकर? 500 सोने की मुद्राएं पैगोडा वार्षिक रूप से देकर कोई भी व्यक्ति भारत के कह रहा हूं, गोलकुंडा के बंदरगाहों का स्वतंत्रता पूर्वक इस्तेमाल कर सकता है और उनके निकट व्यापारिक कोठियां भी स्थापित कर सकता है। यह कैसा फरमान था? सुनहला फरमान, क्योंकि इसमें सोना चाहिए था, सोना चाहिए था, इसलिए सुनहला फरमान है। ठीक है बेटा, तो ये बात है। अच्छा, ये जब इसने सुनहला फरमान दिया था, इससे पहले ही, है ना, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, डचों ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। अब और फैक्ट्री स्थापित करनी है तो 500 आप वार्षिक रूप से दीजिए और जितना भी व्यापार करना है स्वतंत्र रूप से कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। उसके बाद ये लोग करते भी है ना, ज्यादा 500 अंग्रेज इसका लाभ भी उठाते हैं। लेकिन चूंकि मैंने बताया ना, गोलकुंडा के कर्मचारी बड़ा भ्रष्टाचार थे, तो अतिरिक्त धन मांगते थे, हर जगह अतिरिक्त धन देना पड़ता था, तो इनको समस्या हो रही थी। तो ये नीचे शिफ्ट कर जाएंगे, चंद्रगिरी राज्य। ये ईमानदार राज्य था, ये ईमानदार राज्य था चंद्रगिरी राज्य। अच्छा, इसी सुनहले फरमान का लाभ फ्रांसीसी उठाएंगे। जब फ्रांसीसी आएंगे
जब सूरत में उनकी दाल नहीं गलेगी तो मसूलीपट्टनम में आएंगे, 500 स्वर्ण मुद्रा देंगे और चुपचाप मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। कौन बेटा? फ्रांसीसी। समझ पा रहे? तो ये सीन है। तो लिख लीजिएगा, साल था, इसका इंपॉर्टेंट साल है इसलिए आप हेडिंग में लिखेंगे साल को, 1632। क्या हेडिंग लिखेंगे? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान, बस नाम नहीं जानना आपको, बस जानना गोलकुंडा का कोई शासक था। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहला फरमान जारी किया। सुनहला फरमान जारी किया। फरमान जारी किया, गोल्डन चांस था, ये सब लपकेंगे इसको। जारी किया एक सुनहला फरमान। वो सुनहला फरमान क्या था? इन लोग का लालच ही इनको ले डूबेगा। लालच बुरी बला है बेटा। वो सुनहला फरमान गोल्डन अक्षरों में हम लिखेंगे, है ना? ठीक है, तो मैं बोलूं आप लिखेंगे? ठीक है भाई, इसकी भाषा थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए। और बढ़िया है बेटा आप लोग। तो सुनहला फरमान में बता रहा हूं आपको, लिखिए फटाक से। मैंने समझाया तो है ही आप लोग को कि 500 पैगोडा वार्षिक देकर कोई भी व्यक्ति गोलकुंडा के बंदरगाहों का स्वतंत्रता पूर्वक इस्तेमाल कर सकता है। यह मुख्य रूप से यही था। लिखे लिखे, मैं बोल रहा हूं, लिखे 500 पैगोडा वार्षिक देकर। 500 पैगोडा, पैगोडा जानते हैं आप लोग, सोने के सिक्के। 500 पैगोडा वार्षिक देकर 500 पैगोडा वार्षिक देकर कोई भी गोलकुंडा के बंदरगाहों पर गोलकुंडा के बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता है। स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता है कोई भी जिसको करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब देखें आगे। तो इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया था, हालांकि बाद में उनको दिक्कत होने लगी। यहाँ भ्रष्टाचारी लोग थे, अतिरिक्त धन किया। 500 पैगोडा दे भी दिया, उसके बाद भी निचले स्तर पर कर्मचारी लोग पैसे की मांग करते थे, तो परेशान हो गए ये फिर वहां से केंद्रित ना करके वो नीचे शिफ्ट होने लगे। समझ रहे? नीचे बाबू आप देख रहे हैं चंद्रगिरी का शासक, ये चंद्रगिरी राज्य है, ये चंद्रगिरी राज्य है। यहां चंद्रगिरी राज्य का जो शासक था उससे अंग्रेजों ने एक क्षेत्र किराए पर लिया, मद्रास पट्टे पर लिया। एक अंग्रेज व्यापारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारी था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। ये साल था 1639, ये साल था 1632, ये साल है 1639। ये साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज व्यापारी ने मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से किराए पर ले लिया, पट्टे पर ले लिया, और यहां एक किले बंद व्यापारिक कोठी स्थापित की, किले के रूप में, जहां सुरक्षा पंक्ति बहुत मजबूत हो। ठीक है, और वही वो किला कहलाया। उसी किले को नाम दिया अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम दिया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और ये कोरोमंडल तट पर, पूर्वी तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना। ये सेफ था, यहां कोई दिक्कत नहीं थी। समझ पा रहे? भीड़ भी बहुत ज्यादा नहीं थी। तो अगला जो सन नहीं लिखेंगे, अगला महत्वपूर्ण है नाम। क्या महत्वपूर्ण है? नाम। अगला पॉइंट जो है वो नाम महत्वपूर्ण है, और नाम है उसका फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे, ये हेडिंग लिखेंगे हम लोग, फ्रांसिस डे नामक, फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज व्यापारी ने, फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज व्यापारी ने 1639, सन मत याद कीजिएगा, मैं लिखवा दे रहा हूं, सन आप याद मत कीजिएगा, है ना। नामक अंग्रेज व्यापारी ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास
मद्रास वाला क्षेत्र जो चंद्रगिरी राज्य में पड़ता था, मद्रास किराए पर लिया, मद्रास किराए पर ले लिया। एक निश्चित रकम प्रतिवर्ष हम अदा करेंगे। मद्रास किराए पर लिया, वहां सेंट जॉर्ज नामक, सेंट जॉर्ज नामक किला स्थापित किया। मद्रास में सेंट जॉर्ज नामक किला स्थापित किया गया, जहां ये लोग अपनी चीजें रखेंगे, गोदाम बनाएंगे, कार्यालय बनाएंगे। स्थापित किया 1639 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है फ्रांसिस डे, ये एक अंग्रेज व्यापारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास किराए पर लिया और वहां एक किले बंद व्यापारिक कोठी या किला जिसका नाम था सेंट जॉर्ज नामक किला स्थापित किया। अब देखिए सेंट जॉर्ज किला के बारे में थोड़ा सा देख ले, आपको पता तो है ही वैसे, है ना, सेंट जॉर्ज किला है ना, फोर्ट, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फोर्ट, किले को बोला जाता है फोर्ट, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो जॉर्ज जो है संत है, ईसाइयों के थे और मतलब अमर है अब। फोर्ट सेंट जॉर्ज, हाँ स्थित है ये मद्रास में, स्थित था ये मद्रास में, इंपॉर्टेंट है ये। और ये पूर्वी तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय था, है ना, हेड ऑफिस था पूर्वी तट पर, लिख लीजिएगा पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय था। अंग्रेजों का बेटा मुख्यालय था ये पूर्वी तट पर, अंग्रेजों का मुख्यालय था पूर्वी तट पर। बस इतना आपको याद रखना है, याद हो जाएगा बेटा। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां स्थित है? मद्रास में। स्थापना किया था फ्रांसिस डे ने, ठीक है। चंद्रगिरी राजा से मद्रास किराए पर लिया था, 1639 में लिया था और पूर्वी तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बनाइए। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट किला सेंट जॉर्ज किले का नाम था। आगे बढ़ा जाए बेटा, अभी फोर्ट विलियम भी पढ़ेंगे आप, फोर्ट लुई भी पढ़ेंगे आप। तो अलग अलग ये किले थे, अलग अलग लोगों द्वारा स्थापित किए जाते हैं अलग अलग जगह पर। आपको फोर्ट विलियम कलकत्ता में मिलेगा। कहां मिलेगा? अंग्रेज अभी स्थापित करेंगे कलकत्ता, कलकत्ता नहीं होगा तब दूसरा नाम होगा उसका, है ना। गोविंदपुर, सूतानाटी और कालिकाता 3 गांव था, 3 गांव अंग्रेजों को प्राप्त होगा और वही कलकत्ता नगर स्थापित होगा। क्या हुआ बेटा, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, किसका मजाक उड़ा रहे हो? मजाक उड़ाने लायक हो किसी का? साले कुछ कभी कभी निकल जाता है, फम्बल हो जाता है, आप हंसते हो, ये गलत बात है ना। मैं तो ये मानता हूं कि चीजें मेरे से गड़बड़ हो जाती है बीच बीच में, ठीक है। कुछ कुछ शब्द मैं साफ साफ नहीं बोल पाता, ठीक है। और इतना दिन से पढ़ रहे हो फिर भी अभी भी तुम्हें मुझ में वो ह्यूमर नजर आता है, तो इसके लिए थैंक यू, है ना, कि अभी भी उस चीज में आप ह्यूमर पा रहे हो जिसका आदत पड़ चुका है आपको लंबे समय से, समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ा जाए बेटा। तो फ्रांसिस डे नामक, अब नया कोई हो तो वो अगर मुस्कुराता है तो मत समझ आता है, हाँ बच्चा इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि मैंने ये शब्द सही से नहीं बोला, फिर आप भी मुस्कुरा देते हो कि वो समझ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप इतने पुराने हैं और आप भी नहीं समझ रहे, तो ठीक है। तो आप वकील हैं उनके, खड़ा हो जाए 2 मिनट खड़े रहो, तो पीछे उधर चलो, वहां वहां सामने एकदम खड़ा होकर डिस्ट्रैक्ट करेगा तो, ठीक है, वहां खड़े रहिए आप, ठीक। कभी भी वकालत, बैठो, किसी का वकालत करने आप आए हैं, है ना? नहीं ना, आप अपना पक्ष रखिए। अब उसको सिखा रहा हूं मैं चीजें, मैं तुम बहुत बड़े हितैषी हो उसके, मैं उसका दुश्मन हूं? वो मेरा स्टूडेंट है, मेरी जिम्मेदारी बनती है उसको सिखाऊं मैं चीजें। जब कोई गलती करे तो एक टीचर सिखाता है उसको डांट के, उसको खड़ा करके, है ना। अलग अलग तरीका होता है, बेइज्जत करता है कभी कभी, तो ये चीजें होती है, अपना प्रोसेस होता है टीचिंग का। क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो तबीयत खराब है, डिस्टर्ब मत करो अभी। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में स्थापित हुआ था और ये पूर्वी तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय है, याद रहेगा बेटा। आगे देखते हैं। अब इन्होंने शुरुआती 2-3 फैक्ट्रियां स्थापित कर ली है। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई, याद है आप लोग को। उसके बाद तीसरी फैक्ट्री यहां 1639 में देख रहे हैं आप, फोर्ट सेंट जॉर्ज, यह स्थापित हो गई। तो शुरुआती प्रारंभिक फैक्ट्रियां मैंने बता दिया। इसके बाद भी बहुत सारी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। अंग्रेजों का तो पूरा भारत हो जाएगा समय आने पर,
पूरे भारत पर इनकी फैक्ट्री हो जाएगी एक तरह से। तो देखेंगे कैसे कैसे होता है। अच्छा, इसी दौरान इसी इसी कुछ सालों में एक वैवाहिक संबंध स्थापित होता है पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच, जिसने अंग्रेजी और पुर्तगाली संबंध को भारत में बदल दिया। भारत में एक दूसरे के शत्रु हुआ करते थे अंग्रेज और पुर्तगाली, अब मित्र हो जाएंगे क्योंकि वो रिश्तेदार बन जाएंगे और रिश्तेदार रिश्तेदार से लड़ाई नहीं करते। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हेडिंग डालिए अंग्रेज व पुर्तगालियों के मध्य वैवाहिक संबंध। हेडिंग लिखें अंग्रेज व, बेटा वो लाइट ऑफ कर दीजिएगा वो वाला, तो ये सेकंड वाला, बस अंग्रेज व पुर्तगालियों के मध्य वैवाहिक संबंध देखने जा रहे हैं हम लोग। वैवाहिक संबंध, तो इस वैवाहिक संबंध का प्रभाव यह पड़ेगा कि अब अंग्रेजों को सिर्फ लड़ना होगा फ्रांसीसियों से और डचों से, क्योंकि पुर्तगालियों से इनको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनके साथ इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, तो आगे जितने भी प्रतिद्वंदी होंगे पुर्तगाली प्रतिद्वंदी नहीं होंगे अब, क्योंकि वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएगा। तो देखिए इंग्लैंड के राजकुमार थे जो अभी कुछ ही दिनों में राजा बनेंगे, जिनका नाम है बेटा राजकुमार चार्ल्स। तो बेटा राजकुमार चार्ल्स ये इंग्लैंड के राजकुमार है, राजकुमार चार्ल्स इंग्लैंड के राजकुमार है। ठीक है, शादी होने जा रही है दोनों के बीच, सहनाई बजने जा रही है। तो वेड्स, क्या बेटा? हाँ, वेड्स शादी हो रही है, और ये शादी बेटा हो रहा है 1661 ईस्वी में। ऐसे ही तो शादी का कार्ड बनता है अंग्रेजी वाला ऐसे ही बनता है, आपको पता नहीं। हम लोग सामान्यतः हिंदी बेल्ट से है और ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों में भगवान गणेश का एक है ना श्लोक होता है, उससे शुरू होता है कार्ड, और इसमें वेट्स क्या है? अंग्रेजी शादी है। तो दिल टूट गया, क्या हो गया? राजकुमार चार्ल्स इंग्लैंड के शासक नहीं, इंग्लैंड के राजकुमार थे, और राजकुमारी कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी, कैथरीन ब्रगांजा, राजकुमारी कैथरीन और राजकुमारी कैथरीन जो थी वो पुर्तगाल की राजकुमारी थी बेटा, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। और इनको एक राजकुमार मिल रहा है इंग्लैंड का, ये बहुत कम होता है ऐसा, राजकुमार बहुत लोग चाहते हैं लेकिन ठीक है। शादी हो रहा है ये 1661 ईस्वी में। कब हो रहा है शादी बेटा? 1661 ईस्वी में शादी हो रहा है, विवाह संबंध हो रहा है। राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी कैथरीन इंग्लैंड और पुर्तगाल वैवाहिक संबंध में बदले जा रहे हैं, और ये विवाह हो गया 1661 ईस्वी में हो गया। अब इस विवाह का इन पर क्या प्रभाव पड़ा ये जाने, हम जानेंगे कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। समझ पा रहे? तो ठीक है, भारत पर विवाह इन दोनों का हो रहा है, प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। समझ पा रहे? तो ये था। तो भाई साहब बंबई जो पुर्तगालियों के अधीन आ चुका था 1661 ईस्वी तक, बंबई को दहेज में दे दिया पुर्तगालियों ने, है ना, इंग्लैंड को। अब बताओ, हम लोग का जमीन, शादी इन लोग की हो रही है, दहेज में हम ही लोग का जमीन दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सीन था, तो याद रखेंगे। हाँ, तो पुर्तगालियों ने बंबई अंग्रेजों को दहेज स्वरूप प्रदान किया। दहेज चलता था, देख रहे हो विनोद, दहेज में क्या जा रहा है? हाँ, पुर्तगालियों ने बंबई अंग्रेजों को दहेज स्वरूप प्रदान किया। मतलब ऐसा होगा कि आपकी शादी और आपको कानपुर दहेज में मिल जाए। अरे तिवारी जी, आप बहुत देर बाद बोले, लेकिन 100% सही बोले। तिवारी जी मुझसे मिलते रहते हैं। एक बार तिवारी जी कल मिले मुझसे दोपहर में, 2 घंटे मेरे पास दोपहर में टाइम होता है जब मैं थोड़ा सा फ्री होता हूँ। आज वो मुझसे जिद करने लगे कि गुरुजी मुझे सिविल की तैयारी करनी है, आपको सजा मिलेगा ना? ठीक है,
तो इन्होंने कहा मुझसे मुझे सिविल की तैयारी करनी है। तो मैं इनका स्टैंडर्ड जान रहा था कि कितना पढ़े। इनको मैंने कहा कि मुझे कुछ जीएस नहीं आता, लेकिन मुझे सिविल करना है और मैं जान लगा दूंगा। मैंने बोला नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ा चेक करना चाहता था कि कितना मोटिवेशन है इनके अंदर। तो इन्होंने कहा नहीं सर जी मुझको करना है। ठीक है, मैं बहुत काफी देर तक मना करता रहा कि मत कीजिए, इसमें घुसेंगे फिर आप निकलेंगे तो किसी लायक नहीं रह जाएंगे। तो मैंने कहा एक शर्त है, आपको मैं गाइड करूंगा, बहुत अच्छे से पर्सनली गाइड करूंगा। आप एक काम करें, कोई हुनर सीख लीजिए साइड में 1 घंटे, कोई मोबाइल वोबाइल बनाना सीख लीजिए, या कुछ भी कार ही रिपेयर करना सीख लीजिए, कुछ एक टेक्निकल चीज सीख के रखिए, सीखते रहिए और मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ताकि आप मान लीजिए बर्बाद भी होते हैं इसमें सिविल में, फिर आपके पास एक कोई हुनर हो, आप कुछ कर सको, है ना। तो इन्होंने बताया मेरी शादी आ रही है, छोड़िए। ठीक है, पुर्तगालियों ने बंबई अंग्रेजों को दहेज स्वरूप प्रदान किया। बहुत भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है, और यही प्रॉब्लम है। भावुक लोग मुझे बड़े पसंद है, जो कमजोर लोग हैं। भावुक मतलब क्या, कमजोर, है ना, जो जो कभी कभी खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और गम उदासी में रहते हैं तो बहुत उदास हो जाते हैं। ये सब कमजोर लोग हैं भावनात्मक तरीके से। और ये मैं जानता हूं ये दिल के कैसे होते हैं अंदर से। कभी कभी ये आपसे बहुत बुरा बोल भी देंगे, है ना, लेकिन मैं जानता हूं ये छल दिक्कत नहीं है, छल वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे लोग मुझे बड़े पसंद है, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग के साथ मैं जुड़ना पसंद करता हूँ। बहुत समझदार लोगों से, चालाक लोगों से बहुत दूरियां रहती है मेरी, क्योंकि मैं नहीं हूं चालाक, समझ रहे हैं। मैं चालाक हुई नहीं, बिल्कुल बेवकूफों से मेरी पट्टी है बहुत ज्यादा, ठीक है, जो गलतियां करते हैं बहुत ज्यादा, जो रो देते हैं बात बात पे, समझ रहे हैं। ऐसे लोगों से, जो चीख देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, ऐसे लोगों से आप भी थोड़ा, ऐसे लोग, ऐसा कोई है जो बहुत भावुक अपने आप को समझता है? नहीं है, कोई है ही नहीं भावुक। तो लोग स्ट्रांग हो साले। तो पुर्तगालियों ने बंबई अंग्रेजों को दहेज स्वरूप प्रदान कर दिया। दहेज में हमारा बंबई चला गया अंग्रेजों के पास, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 1668 ईस्वी में, इसके 7 साल बाद शादी हो रही है 1661 ईस्वी में, और शादी हो रही बेटा 1661 ईस्वी में, और ये बात है 7 साल बाद 1668 ईस्वी में राजा चार्ल्स, ये राजा चार्ल्स बन चुके हैं, राजा चार्ल्स ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया 10 पाउंड वार्षिक किराया। 10 पाउंड, कितना पाउंड? 10 पाउंड आप 1 साल के लिए देना था। तो 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर राजा चार्ल्स ने बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। समझ पा रहे क्या करते वो, ठीक है। तो 1668 ईस्वी में लिख लीजिएगा, राजा चार्ल्स ने, बात ना करे बेटा, राजा चार्ल्स ने बंबई 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, पाउंड मुद्रा है इंग्लैंड की, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, वार्षिक किराए पर अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। क्योंकि कंपनी तो प्राइवेट थी, सरकार की थी नहीं, तो सरकार पैसा लेगी, ठीक है, वो सरकार को मिला हुआ था, अंग्रेजी शासक को मिला हुआ था। वार्षिक किराए पर दे दिया, वार्षिक किराए पर दे दिया बेटा, वार्षिक किराए पर दे दिया राजा चार्ल्स ने इंग्लैंड को, बंबई को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहां ब्रैकेट में लिख लेना ईस्ट इंडिया कंपनी को, बेटा भूल गया मैं, किसको दे दिया किराए पर? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कंपनी को दे दिया किराए पर 10 पाउंड वार्षिक किराया, साल में 10 पाउंड बस देना। 10 पाउंड बहुत छोटा रकम था, ठीक है, अरे बदलता रहता है, शायद 80 रुपया, कभी कभी हाँ 101 ऐसे समथिंग रहता है। डॉलर के से ये हार्ड करेंसी है, डॉलर से भी ज्यादा मजबूत करेंसी है, वो डिपेंड करता है किस समय क्या है, वो अलग अलग, ठीक है। और अब जो है पश्चिमी तट पर अभी तक अंग्रेजों का मुख्यालय जो था, जो प्रमुख केंद्र था अंग्रेजों के व्यापार का प्रमुख केंद्र, वो सूरत हुआ करता था, अब बंबई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बंबई, लिख लीजिएगा, बंबई, बंबई पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र बन गया। इसी के बाद अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र बना, अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र बना। तो देखिए बेटा, अब थोड़ा बंबई के बारे में जान ले आइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लिया आपने?
चलिए पढ़ा जाए। अब देखिए ये लिख लिया सबने बेटा? हाँ, अब देखें ये बंबई है, अब देखें ये है बंबई बेटा, ठीक है, ये है बंबई। और बंबई में यहां एक द्वीप है, द्वीप हुआ करता था, अब ये द्वीप नहीं रह गया है, सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप? सालसेट द्वीप हुआ करता था, जो भारत की मुख्य भूमि से अलग था। लेकिन बंबई शहर बसेगा, धीरे धीरे बंबई की आबादी बढ़ेगी, बंबई में रहने वाले लोग बढ़ेंगे तो ज्यादा क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, तो इन्होंने पाट पाट कर इसको मुख्य भूमि से जोड़ दिया बंबई को, अंग्रेजों ने। मेरी बात समझ रहे हैं? काफी लंबे समय में ऐसा हुआ। ये बंबई एक सालसेट द्वीप हुआ करता था, बंबई सालसेट द्वीप पर बसा था। बंबई सालसेट द्वीप पर बसा था। सालसेट सालसेट द्वीप पर बंबई बसा हुआ था। तो देखिए आप बेटा, हाँ, बंबई में जो अंग्रेजी बस्ती थी उसका पहला प्रमुख बना था, जिसका नाम था जेराल्ड ओंगियर, अंग्रेजी बस्ती का प्रमुख था। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई प्राप्त हुआ, 1668 ईस्वी में। और 1669 ईस्वी में बंबई में अंग्रेजी बस्ती का जो प्रमुख बना वो था जेराल्ड ओंगियर। और ये ओंगियर, जेराल्ड ओंगियर, और ये 1669 से लेके 1677 ईस्वी तक बंबई का प्रमुख होगा, सॉरी, बंबई में अंग्रेजी बस्ती का प्रमुख होगा। अरे अंग्रेजी बस्ती कहने का सेंस है कि अंग्रेज लोग यहां रहने लगेंगे, समझ पा रहे हैं, कोठियां स्थापित होने लगेंगी। तो एक नाम याद रखेंगे इसमें, ठीक है, नाम है इसका जेराल्ड ओंगियर। इसी ने बंबई शहर की स्थापना की थी। कहीं कहीं गेराल्ड एंगियर भी मिलता है, जी से कहीं कहीं जेराल्ड, जी से कहीं कहीं गेराल्ड, तो एक ही है, वो अलग शख्स नहीं है, एक ही शख्स है। जेराल्ड ओंगियर नाम सुना इसका? किसी ने नहीं सुना है? ये बंबई नगर का संस्थापक कहा जाता है बेटा, जेराल्ड एंगियर। ये बाबू 1669 से लेके, क्योंकि 1668 में चार्ल्स ने ये बंबई अंग्रेजों को दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 1669 से लेके 1677 तक, इसको ये ब्रैकेट हटा ही देते हैं, 1669 से लेकर 1677 तक बंबई के फ्रांसीसी बस्ती, बंबई के अंग्रेजी बस्ती के प्रमुख थे। बंबई में अंग्रेजी बस्ती के प्रमुख थे, अंग्रेजी बस्ती के प्रमुख, जो अंग्रेज यहां रुके थे, अंग्रेजी बस्ती के प्रमुख थे। और इन्होंने ही बंबई नगर की स्थापना की, वहां बिल्डिंग्स बनवाए, सड़कें बनवाई। नगरों में यही तो होता है, आबादी ज्यादा होती है, सड़कें होती है, साफ सुथरा सब कुछ, समझ रहे? एक शहर की विशेषता है ये कि वहां दुकानें होंगी, औद्योगिक कोठियां होंगी। तो बंबई नगर की स्थापना इन्होंने ही किया था, ठीक है। बंबई में अंग्रेजी बस्ती के प्रमुख थे ये। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जेराल्ड ओंगियर को अंग्रेजी बस्ती का प्रमुख बनाया था 1669 में से लेकर 1677 तक। प्रमुख इन्होंने ही, इन्होंने मतलब किन्होंने? जेराल्ड ओंगियर ने, इन्होंने ही बंबई नगर की स्थापना की थी, बंबई को नगर बनाया। पहले ग्रामीण क्षेत्र था, एक बस्ती थी, अंग्रेजी बस्ती, जहां अंग्रेज लोग रहते थे, तो इन्होंने ही बंबई नगर की स्थापना की, इन्होंने ही बंबई नगर की बेटा स्थापना की, याद रहेगा, ठीक है। 1669 से 1677 ईस्वी तक बंबई बस्ती का, बंबई में अंग्रेजी बस्ती का प्रमुख था जेराल्ड ओंगियर। नाम बताइए क्या था? जेराल्ड ओंगियर। और इन्होंने जिस दौरान ये बंबई बस्ती के प्रमुख थे, बहुत सारे काम करवाए उस अंग्रेजी बस्ती में, और एक तरह से इन्होंने बंबई नगर की स्थापना की, याद रहेगा, ठीक है। अब नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, असल में बंबई मिलने से ना और पुर्तगालियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होने से अंग्रेजों का जो शक्ति है और महत्वाकांक्षा है बहुत बढ़ गया। ये डायरेक्ट औरंगजेब से टकराने के मूड में आ गए, मुगल शासक से टकराने के मूड में आ गए। और एक अंग्रेजी कैप्टन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कैप्टन था, सैनिक अधिकारी, एक अंग्रेजी कैप्टन था जिसका नाम था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड ने एक चाइल्डिश काम कर दिया, एक बचपने वाली हरकत कर दी सर जॉन चाइल्ड ने। इन्होंने पश्चिमी तट पर जितने भी बंदरगाह थे, मुगल बंदरगाह, जो पुर्तगालियों और अंग्रेजों के अधीन नहीं थे, मुगलों के अधीन थे, और इस समय इसी दौरान की बात है ना, 1669 से 77 के बीच की बात है, सन नहीं जानना आपको। तो अभी पुर्तगाली मिल चुके हैं अंग्रेजों के साथ, और अंग्रेज काफी ताकतवर हो रहे हैं धीरे धीरे। तो सर जॉन चाइल्ड ने और इस दौरान 1669-77 में
भारत का शासक है औरंगजेब, मुगल सम्राट है औरंगजेब, पता है ना, 1657-58 में गद्दी पर बैठता है वो, और उसके बाद फिर वो 1707 ईस्वी तक रहेगा। तो इस समय मुगल सम्राट है औरंगजेब। तो सर जॉन चाइल्ड ने, एक घटना घटित हुई थी उसी को मुझे बताना है, सर जॉन चाइल्ड ने कई मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाल दिया अधिकार करने के लिए कि हम इन बंदरगाहों पर अधिकार करेंगे क्योंकि हमें व्यापार करना है, आप क्या करेंगे बंदरगाह का। औरंगजेब ने कहा कौन है वे, औरंगजेब है वो, कौन है, औरंगजेब खुद नहीं आया, एक सेना भेज दिया। क्या भेज दिया, जाओ देखो कुछ नल्ले कुछ खुराफात कर रहे हैं। सेना आई, औरंगजेब की सेना, उसने सर चाइल्ड जॉन चाइल्ड अंग्रेजों की सेना को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, अंग्रेजों ने औरंगजेब से बहुत माफी मांगी और एक बड़ी रकम हर्जाने के रूप में दिया। औरंगजेब तब शांत हो गया। समझ पा रहे हैं? तो ये एक घटना घटित हुई थी इसी दौरान, जिस दौरान बंबई पे लोग स्थापना कर रहे थे। लिखना चाहेंगे आप, नोट करके लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा। लिख लीजिएगा बेटा कि सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में, सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में सर जॉन चाइल्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला। पश्चिमी तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला। पश्चिमी तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला। वह घेरा डालने का मतलब उसको क्लेम करने जा रहे हैं, उस पर अधिकार करने जा रहे हैं। वह शॉर्ट में लिखिए, औरंगजेब की सेना से पराजित हुए। औरंगजेब की सेना से पराजित हुए। वह औरंगजेब की सेना से पराजित हुए। अंग्रेजों को, फुल स्टॉप, एक लाइन लिख लीजिएगा, और अंग्रेजों को, ज्यादा लंबा हो जा रहा है, अंग्रेजों को औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी। औरंगजेब को अंग्रेजों से माफी मांगनी पड़ी। फिर से बोल रहे, अंग्रेजों को औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी। उल्टा बोल दिया था क्या? अच्छा ठीक है, अंग्रेजों को औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी। वह भारी हर्जाना चुकाना पड़ा। वह भारी हर्जाना चुकाना पड़ा। अंग्रेजों को औरंगजेब से माफी मांगनी पड़ी, तो भारी हर्जाना चुकाना पड़ा। ये आपको उस कैप्टन का नाम याद रखना है, नाम है उसका सर जॉन चाइल्ड। इसी ने पश्चिमी तट पर स्थित मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला था। समझ गए बेटा? ठीक है, छोड़ दूं? ठीक, कितना पेज हुआ है? आप बेटा ऐसे पलटिएगा, कहां से पढ़ना शुरू किया है? चलिए कोई बात नहीं, तबियत भी खराब है, सीरीज नहीं छोड़ रहा हूं कि पेज हो चुके हैं, थोड़ा सा तबियत खराब है, थोड़ा जब तक ठीक नहीं हो जाता थोड़ा 5-10 मिनट पहले छोड़ दिया करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी दिक्कत हो रही है मुझे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बेटा। अच्छा मैं रिवाइज करा दूं, एक बार रिवाइज करा दूं, उसके बाद छोड़ देता हूं, बात ना करे बेटा। कहां से पढ़ाया भाई? यहां से पढ़ाना शुरू किया बेटा, यही तो है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी स्थापित हो चुकी है, सॉरी अंग्रेजी कंपनी का आगमन, अंग्रेजी कंपनी स्थापित हो चुकी है और भारत में कंपनी आती है। कंपनी का आगमन होता है सर विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में। कंपनी के बहुत सारे कर्मचारी आते हैं, हेक्टर नामक जहाज से 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर उतरते हैं, है ना, और कई शाखाओं में बच जाते हैं। ठीक है, एक शाखा 1608 ईस्वी में सर विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा विशेषाधिकार की प्राप्ति के लिए, और जहांगीर ने निराश नहीं किया, हाकिंस को उपाधि दी इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधि। हाकिंस को 400 मनसब प्रदान किया
और सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी, लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। याद रहेगा बेटा। उसके बाद हमने देखा होगा, हाँ, हर जगह पुर्तगाली विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का, क्योंकि पता नहीं था कि नहीं शादी हो जाएगा। तो ऐसे में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच छोटे मोटे भिड़ंत होते रहते थे। एक अच्छा खासा भिड़ंत, हालांकि बहुत बड़ा भिड़ंत नहीं था। स्वाली का युद्ध हुआ 1611 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजी कैप्टन मिडल्टन ने पुर्तगालियों के बहुत बड़े जहाजी बेड़े को स्वाली के युद्ध में या स्वाली में सूरत के निकट पराजित किया, और इसका परिणाम यह निकला कि जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ इससे, और उसने अंग्रेजों को सूरत में बंदरगाह स्थापित करने की अनुमति दी। और बिना देर किए 1613 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने सूरत में अपना फैक्ट्री स्थापित कर दिया। याद रहेगा, ये पश्चिमी तट पर इनका पहला व्यापारिक कोठी है, पहली फैक्ट्री है। उसके बाद पश्चिमी तट पर पहली है, भारत में दूसरी है। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने देखा पूर्वी तट पर अंग्रेज। तो पूर्वी तट पर अंग्रेज क्या कॉन्सेप्ट है? तो अंग्रेजों की एक शाखा पहले ही पूर्वी तट पर पहुंच गई थी। वहां एक राज्य था गोलकुंडा राज्य, जहां अंग्रेजों ने स्थानीय अधिकारियों को घूस देकर एक जगह अपनी फैक्ट्री स्थापित की, मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। और ये भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री थी 1611 ईस्वी में। उसी के बाद मसूलीपट्टनम और अन्य गोलकुंडा क्षेत्रों में यूरोपीय गतिविधियां ज्यादा देखते हुए वहां के सुल्तान ने एक सुनहला फरमान जारी किया 1632 ईस्वी में। कब बेटा? 1632 सुनहला फरमान कि 500 सोने के सिक्के आप वार्षिक रूप से देकर गोलकुंडा के किसी भी बंदरगाह का प्रयोग आप कर सकते हैं। समझ रहे? और इसका लाभ भी उठाया अंग्रेजों ने, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था गोलकुंडा राज्य में, तो ये नीचे की तरफ बढ़ने लगे। फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेजी व्यापारी था, जिसने 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास किराए पर लिया और वहां एक व्यापारिक कोठी, किलेबंद व्यापारिक कोठी स्थापित की, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। समझ रहे? ये मद्रास में स्थित है और पूर्वी तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बना। फिर मैंने क्या पढ़ा है इसके बाद? अंग्रेज व पुर्तगालियों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। राजकुमार चार्ल्स और राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह 1661 में संपन्न हुआ, और इस विवाह का भारत पर यह प्रभाव पड़ा कि भारत में दोनों मित्र बन गए और बंबई दहेज के रूप में अंग्रेजों के हाथों में चला गया, जिसको सजाया और संवारा, है ना। और 1668 ईस्वी में राजा चार्ल्स ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। याद रहेगा बेटा। और बंबई पश्चिमी तट पर अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र बना, व्यापारिक हेड ऑफिस बनेगा आगे। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया बंबई ये साल्सेट द्वीप पर स्थित था। जेराल्ड एंगियर नामक व्यक्ति पहले प्रमुख बनाए गए बंबई में अंग्रेजी बस्ती के। समझ रहे? और इन्होंने ही बंबई नगर की स्थापना की थी। इसी दौरान एक चाइल्डिश बिहेवियर भी देखने को मिलता है, अंग्रेजों का अति उत्साह भी देखने को मिलता है। ठीक है। इस विवाह के बाद जस्ट बाद सर जॉन चाइल्ड भाई साहब, इन्होंने मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाल दिया और औरंगजेब की सेना इनको और उनकी अंग्रेजी सेना को बुरी तरह पराजित करती है, और इनको माफी भी मांगना पड़ता है इन लोगों को, और एक भारी हर्जाना भी चुकाना पड़ता है। समझ गए बेटा? याद हो रहा है कि नहीं आप लोग को? तो ये बताइए अंग्रेज किस जहाज से आए थे? कब आए थे? 1608 ईस्वी। याद रहेगा? कौन दूत जहांगीर के दरबार में सबसे पहले गया था? कौन था? सर विलियम हॉकिंस। ठीक है। कौन सी उपाधि मिली थी उसको? इंग्लिश का फिरंगी का। ठीक है। सूरत में कब फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की? 1613 ईस्वी। 1600 पहली व्यापारिक कोठी 1611 मसूलीपट्टनम। याद रहेगा? मद्रास में व्यापारिक कोठी की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? फ्रांसिस डे। क्या नाम था उसका? यही सब तो पढ़ना है आपको। ठीक है। बंबई बाबू कब अंग्रेजों को मिला? 1661 ईस्वी। 1661 अंग्रेजों को मतलब इंग्लैंड को मिला, और इंग्लैंड के जरिए 1668 ईस्वी में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। समझ रहे? और बंबई नगर की स्थापना किसने की थी? जेराल्ड एंगियर। यही सब तो बनता है प्रश्न, यही से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही बेटा।